नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बज चुके हैं। 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। खबरों की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, रतलाम ट्रिपल मर्डर केस का मुख्य आरोपी मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पुलिस के साथ आरोपी मुठभेड़ में मारा गया। दिलीप देवल आरोपी का नाम, जिस पर पहले भी कई मामले दर्ज थे। पुलिस और साइको किलर के बीच मुठभेड़ हुई। फायरिंग में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। जिला अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है। स्टेशन थाना क्षेत्र में खाचरोद रोड के पास से मुठभेड़ हुई है। दिलीप देवल पर 6 हत्याओं का आरोप था। 2 मर्डर गुजरात में और 4 लोगों का मर्डर रतलाम में उसने किया। 25 नवंबर को रतलाम में एक ही परिवार की 3 लोगों की हत्या की। अलग अलग नाम से आधार कार्ड भी बरामद हुए हैं। ट्रिपल मर्डर के 3 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। गुजरात के दाहोद का दिलीप देवल रहने वाला था। जान पहचान बढ़ाकर वारदात को वो अंजाम देता था। पुलिस ने 200 से ज्यादा सीसीटीवी की फुटेज खंगाली। 100 से ज्यादा लोगों की टीम बनाई गई थी। अलग अलग राज्यों में टीमें रवाना की गई थी, जिसके बाद बड़े ही शातिराना ढंग से ये जो आरोपी है वो वारदातों का अंजाम दिया करता था। लूट के इरादे से लोगों से जान पहचान बढ़ाकर कोई सबूत न बचे, कोई गवाह न बचे, ऐसी अपराधी प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था जो सीधे लोगों को मौत के घाट उतार दिया करता था। एसआईटी के अधिकारियों ने मौके पे पहुंच करके इसको जो है रुकने के लिए वार्न किया। इमीडिएटली इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस पार्टी ने भी जो है वो फायर किया और फिर समटाइम इट वाज फाउंड दैट इसको जो है गोली लगी है। तुरंत इसको हॉस्पिटल लाया, जहां पर डॉक्टर्स ने इसको डेड घोषित किया। लालचंद राठौर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में। लालचंद, अपराधी का अंत इस तरीके का, क्योंकि लगातार पिछले दिनों यही देखा जा रहा है कि जो जघन्य अपराध करते हैं उनका अंत ऐसा ही होता है। बहरहाल, अगर पुलिस की टीम की पूरी कसरत देखें तो कितने दिनों में ये कामयाबी पाई पुलिस ने और कैसे आरोपी को ढूंढा? जी हाँ, तृप्ति बताना चाहेंगे कि 25 तारीख के दिन तुलसी विवाह वाले दिन देर रात को 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसमें गोविंद, शारदा और बेटी दिव्या की गोली मारकर सिर में, तीनों को जो सर में गोली मारी है। राजीव नगर का पूरा मामला था और औद्योगिक थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना थी। हालांकि पुलिस ने जो है पूरे 7 दिन के अंदर इस पूरे मामले को ट्रेस किया। हालांकि पुलिस के ऊपर दबाव बहुत था, क्योंकि जो रतलाम शहर में पिछले 6 माह में 6 ऐसी वारदातें हो चुकी थी जिसको ये पूरे अंधे कत्ल की गुत्थी सामने आ रही थी और पुलिस सुलझाने में नाकामयाब की सामने दिख रही थी। लेकिन कल जो देर रात को एक बड़ा ही मामला सामने आया है, जिसमें दिलीप देवल जो है गुजरात का रहने वाला है, साइको किलर बताया जा रहा है। ये पूरे जो घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड है, ये पूरा ही बंदूक की नोक पर ये वारदात को अंजाम दिया करता था। हालांकि पुलिस के अनुसार ये बताया गया है कि ये जो दिलीप देवल है ये ऐसे मकान को निशाना बनाता था या ऐसे परिवार को निशाना बनाता था जिसके परिवार में महिलाएं घर में रहती है, पुरुष घर में नहीं रहते हैं, या सुनसान इलाके में घर हो जिनका, ऐसी वारदात को ये अंजाम दिया करता था और घर में ये लूटपाट करके और उनको मौत के घाट उतार दिया करता था, जिससे कि दिलीप देवल के ऊपर कोई शक भी न कर सके और कोई सबूत और कोई गवाह न बच सके। तृप्ति, लालचंद, दिलीप देवल तक पहुंची कैसे पुलिस? क्योंकि जिस तरीके से जो जानकारी है कि दिलीप देवल बहुत ही गुप्त तरीके से रहा करता था, भागा भागा फिरता था, ऐसे में पुलिस की इंटेलिजेंस कैसे काम आई, कैसे उसे पकड़ा है? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि तब इसके अंदर सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है कि जो 25 तारीख के दिन 3 लोगों की हत्या हुई थी, सबसे बड़ा एक पुलिस के ऊपर अभी भी सवाल खड़ा होता है कि 25 तारीख के दिन जो 3 लोगों की हत्या हुई और जिसमें मुख्य आरोपी जो दिलीप देवल है, 18 जून के दिन भी प्रेम कुंवर की गोली मारकर हत्या कर दी थी और प्रेम कुंवर के भी गोली जो है सर में मारी गई थी। और दिलीप देवल ने जो 3 लोगों की हत्या की थी उनमें भी गोली अधिकतर सर में मारी गई है। तो दिलीप देवल का जो निशाना था वह बिल्कुल शार्प था, कि जो निशाना एकदम टारगेट किया करता था तो उसकी जो फायर है वो बिल्कुल सटीक लगे। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे कल रात को देखने में नजर आई है कि जो दिलीप देवल है वह रतलाम में ही पाया गया। रतलाम में एसपी गौरव तिवारी द्वारा एक टीम गठित की गई थी, एसआईटी गठित की गई थी, जिसमें 100 लोगों की टीम बनाई गई थी और उस टीम को लीड कर रहे थे अयूब खान, जो कि थाना प्रभारी है। पूरे इस लीड को और पूरे ट्रेसिंग वाले मामले में अयूब खान की एक अहम भूमिका रही है। लेकिन सबसे बड़ा पुलिस के ऊपर फिर सवाल यहाँ पे उठता है कि पुलिस बल मौके पे पकड़ने के लिए उस पर जाता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि वहां पे जो है दिलीप देवल जो है वह उस खेत के रास्ते से, सुनसान इलाके से वो वहां पे जा रहा है।
लेकिन पुलिस से जब हमारी जो घायल पुलिसकर्मी थे उनसे हमारी चर्चा हुई, उन्होंने बताया है कि दिलीप देवल को हमने पकड़ लिया था, झूमा झटकी हुई, उसके बाद में उसने जेब में से निकाल के फायर कर दिया। जबकि सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यह आता है तृप्ति की, जब दूर से ही अगर दिलीप देवल अपना निशाना बिल्कुल सटीक तरीके से लगा सकता था, तो पुलिस जो कर्मी हैं जो घायल हुए हैं, पुलिस जवान जो घायल हुए हैं, उनके ऊपर कहीं ऐसे खून के निशान नहीं दिखे कि जिससे उसने फायर वायर किया है या कुछ भी ऐसी वारदात सामने आई है। पुलिस के ऊपर यहाँ पे फिर एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं एक एनकाउंटर तो नहीं है। उत्तर प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो विकास दुबे का भी जो पूरा मामला है उज्जैन के अंदर, मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर विकास दुबे भी एक सरेंडर करने के लिए सामने आया था, लेकिन उसने बड़े चिल्ला चोट महाकाल मंदिर में किया था कि मैं विकास दुबे हूँ और मुझे पकड़ लीजिए, इस तरह का पूरा मामला था। और उसको उत्तर प्रदेश ले जाते समय पुलिस ने एक एनकाउंटर कर दिया। जी तृप्ति, शुक्रिया आपका लालचंद जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 2 दिवसीय जशपुर दौरे पर रहने वाले हैं। जिले को 792 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत भी मुख्यमंत्री के साथ दौरे पर रहेंगे। देर रात दिल्ली से रायगढ़ पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल और रायगढ़ से 11 बजे आज जशपुर के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:15 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड जशपुर पहुंचेंगे। सुबह 11:50 से 1:55 तक अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करेंगे। रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के साथ आम सभा में शामिल होंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पुरातत्व संग्रहालय का निरीक्षण और गढ़कलेवा जंगल बाजार का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 1:55 में गढ़कलेवा जंगल बाजार से निकलेंगे और दोपहर 2:10 में बाला छापर में नवनिर्मित सरना एथनिक रिसोर्ट में समाज प्रमुख और संगठन प्रमुखों से चर्चा करेंगे। रात्रि विश्राम वहीं करेंगे। तो जशपुर पहुंचेंगे आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कल दिल्ली से सीधे रायगढ़ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री। 2 दिवसीय जशपुर दौरा है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का। 792 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात सीएम भूपेश बघेल देने जा रहे हैं। कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। देर रात दिल्ली से सीधे रायगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और आज लगभग 11 बजे जशपुर के लिए यहां से रवाना होंगे। अलग अलग कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हैं। जशपुर जिले को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आम सभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। ग्यारह 11:50 पर जशपुर पहुंचेंगे और 1:55 तक अंग्रेजी मीडियम स्कूल का निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। रणजीता स्टेडियम में लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के साथ आम सभा को भी संबोधित करेंगे। स्टार जैन जुड़ गए हैं। स्टार, आज सीएम के बेहद अहम कार्यक्रम जशपुर को सौगातों की बरसात आज जशपुर में होने वाली है। देखिए, पिछले 2 दिनों से देखा जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लगातार दौरे जारी है। जहां हमने देखा था कि परसों उन्होंने दुर्ग जिले में कई सौगातें दी थी और उसके बाद वहां से दिल्ली चले गए थे। दिल्ली में उन्होंने बड़े नेताओं से मुलाकात की। वो प्रदेश की योजनाओं को लेकर था। तो मतलब जहाँ पहले हमने देखा परसों दुर्ग जिले को सौगात मिली, तो कल प्रदेश की जनताओं के लिए प्रदेश की योजनाओं पर उन्होंने बात की ताकि लोगों को नई सुविधा मिल सके। और आज उनका जो है जशपुर जिले का दौरा है और जशपुर में भी वो कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। अंग्रेजी माध्यम की स्कूल बनी है उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही कुछ शिलान्यास कार्यक्रम भी रखे गए हैं। इसके अलावा आम सभा को भी संबोधित करेंगे। विशेष बात यह है कि रात्रि विश्राम वो सरना एथनिक रिसोर्ट जो टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से नया बनाया गया ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत, वहाँ पर रात्रि स्टे उनका वहाँ पर है ताकि उसको प्रमोट भी किया जा सके टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर। तो कहीं ना कहीं जशपुर के लिए आज एक बड़ी दिन है, बड़ी उपलब्धियाँ हैं, कई सौगातें मिलेंगी। और उसके बाद कल उनका जो है बिलासपुर जिले का दौरा रहेगा। तो एक प्रकार से सौगातों का दौर लगातार जारी है। आज जशपुर जिले को कई सौगातें मिलेंगी जिससे आम लोगों को काफ़ी कुछ फायदा होगा। हाँ, शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री के ये कार्यक्रम है जहां जशपुर के 2 दिन के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल रहने वाले हैं। इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली से सीधे
रायगढ़ पहुंचे। वहां पर सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने केंद्र के कर्ज लेने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा कि जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए केंद्र ने कर्ज का विकल्प दिया था, जिसे हमने स्वीकार किया है, लेकिन सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ले रही है। ऐसे में प्रदेश हित में हमने विकल्प को स्वीकार किया। सीएम ने दिल्ली में कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से हुई चर्चा के संबंध में कहा कि उनसे प्रदेश हित के कई मुद्दों पर लंबी चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि प्रदेश में 2,14,000 किसान बढ़े हैं, जबकि खेती का रकबा भी बढ़ा है। ये इस बात का संकेत है कि कृषि अब छत्तीसगढ़ में लाभदायक है। किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो एमएसपी के लिए कर रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में लागू करना चाहिए। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि भारत सरकार ये आश्वस्त करे कि देश के सभी किसानों की उपज की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। हमने कोशिश की थी कि भारत सरकार ही कर्ज ले, लेकिन जो उन्होंने 2 शर्तें और बाद में की और निर्मला सीतारमण जी से बात हुई जी, और फिर यहाँ सब साथियों से बात करके फिर चूँकि वो जो पहला प्रपोजल है जी, वो राज्य के हित में लगा, इसलिए हमने उसको स्वीकार किया। क्योंकि भारत सरकार सीधे कर्ज लेके पैसे नहीं दे रही है जी, लेकिन सारी जिम्मेदारी भारत सरकार ले रही है, जिस कारण से उसको स्वीकार किया। भले ही मध्य प्रदेश सबसे महंगी बिजली वाले राज्यों में शुमार हो, लेकिन यहां एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बड़ा बयान दिया है। जबलपुर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ने कहा कि घाटे में डूबी प्रदेश की बिजली कंपनियों के खर्चों की पूर्ति करना जरूरी है। ऊर्जा मंत्री के मुताबिक प्रदेश की बिजली कंपनियों में सुधार की वो लगातार समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें उनके खर्चों समेत लाइन लॉस घटाने पर भी विचार किया जा रहा है, लेकिन फिर भी खर्चों की भरपाई तो जरूरी है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अगर बिजली कंपनियों के घाटों की पूर्ति नहीं होती है तो बिजली के दाम बढ़ना लाजमी है। बिजली कंपनियों की मांग पर राज्य विद्युत नियामक आयोग सुनवाई के बाद फैसला देगा, जिसे सबको मानना ही होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने अपने घाटे का हवाला देकर बिजली के दाम बढ़ाने की मांग करते हुए नियामक आयोग में याचिका दायर की है। इसमें इस वित्तीय वर्ष में 2,000 करोड़ रुपए, जबकि बीते 5 सालों में 32,000 करोड़ रुपए के घाटे का हवाला देते हुए पिटीशन दायर की गई। और जो खर्चे हैं उसकी पूर्ति के लिए हम उसकी बिजली की दर बढ़ाएं, या हम ये भी समीक्षा कर रहे हैं कि हमारे कहाँ खर्चे कटौती हो सकती है, कहाँ हम सुधार कर सकते हैं, उसमें सुधार करें। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में समीक्षा बैठक की। इस दौरान एक बड़ा आदेश देते हुए उन्होंने कहा कि अगर बिजली उपभोक्ताओं की बिलिंग में गड़बड़ी की जाती है या हर महीने बिजली मीटर्स की रीडिंग नहीं की जाती है तो इसके लिए संबंधित जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर्स पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्राधिकार में 7 लाख से ज्यादा बिजली मीटर खराब है, लेकिन इन्हें बदलने की बजाय बिजली कंपनी उपभोक्ताओं से हर महीने औसत किराए के रूप में 1 करोड़ की वसूली कर रही है। जबलपुर, रीवा और सागर संभाग में खराब मीटर 3-3 सालों से नहीं बदले गए। फिलहाल ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने इस पर गंभीर रुख अपनाया है। उन्होंने साफ आदेश दिया है कि लोगों को एवरेज या आंकलित खपत की बजाय वास्तविक बिजली खपत के ही बिल दिए जाएं। हर महीने रीडिंग होनी चाहिए, यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित हो। जो मीटर रीडर अगर रीडिंग नहीं कर रहा है, शिकायत आती है तो उसके खिलाफ वो वहाँ के एजेई के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। उपचुनावी जीत हासिल कर अपनी सरकार को स्थायित्व मिलते ही अब सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आना शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि कभी वे फिल्म नायक के अनिल कपूर नजर आते हैं तो कभी एक कड़क प्रशासक के रूप में दिखते हैं। लंबे समय से शिवराज सिंह चौहान को जानने और समझने वाले लोगों के लिए उनकी नई कार्यप्रणाली चौंकाती जरूर है। एक मामले में मैं साफ हूं और सरकार स्पष्ट और दृढ़ है। हमारा मंत्र है, सज्जनों के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन दुष्टों के लिए वज्र से ज्यादा कठोर है हमारी सरकार। और इसलिए
माफिया बोरिया बिस्तर बांध लें और नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें। कोई माफिया, कोई तस्कर, कोई गुंडा, कोई दादा, कोई बदमाश मध्य प्रदेश में छोड़ा नहीं जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका रुद्र अवतार नजर आ रहा है। देश भर में अपनी सॉफ्ट छवि के लिए फेमस शिवराज सिंह चौहान की इस एक्शन रोल को लेकर चर्चा जोरों पर है। मध्य प्रदेश में गुंडे माफियाओं को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्शन लिया, उसके बाद एक सख्त प्रशासक के तौर पर उनकी इमेज बनकर उभरी है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान ऐसे राजनेता बनकर उभर रहे हैं जो प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद के साथ ही सरदार पटेल की कार्यशैली पर चलते नजर आ रहे हैं। देखो, बहुत स्वाभाविक रूप से जब जिस काम की आवश्यकता होती है उस प्रकार का एक्शन करना पड़ता है। 15 महीने में कांग्रेस ने जिस प्रकार से माफिया राज को और गुंडागर्दी को बढ़ाया, तो उसको तुरंत प्रभाव से समाप्त करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सख्ती करना ही पड़ती है। जिस प्रकार से हौसले बुलंद हुए थे गुंडे बदमाशों के 15 महीने में, उनको ठीक करने के लिए ज़्यादा सख्ती शिवराज जी को निश्चित तौर पर करना पड़ रही है और करना ही चाहिए। सड़कों पर उतरकर जनता के बीच सरकार के कामकाज की समीक्षा, प्रदेश भर में गुंडे बदमाशों को लेकर मुहिम चलाकर सख्ती, उपचुनाव से पहले आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोड मैप जारी किया, आला अफसरों के साथ ही कमिश्नर कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर काम शुरू करने के निर्देश दिए। काम नहीं करने वाले कर्मचारियों को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने कर्मचारियों की सीआर रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश में चौथी बार सत्ता की कमान संभालने के बाद जिस तरह से उनके द्वारा अपने सचिवालय में लाए गए अफसरों को तैनात किया गया है, उससे ही उनकी मंशा साफ नजर आना शुरू हो गई थी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान के इस रुद्र अवतार को लेकर कांग्रेस इसे बीजेपी के अंदर मचे घमासान से जोड़कर देख रही है। बैलेंस वाली सरकार इसलिए नया रूप दिखा रहे हैं जानबूझ के, ताकि अपने तेवरों से अपनी कुर्सी कायम रख सकें। कई लोग कुर्सी खसकाने में लगे हुए हैं, कुर्सी पर संकट है, कई लोगों की कुर्सी पर निगाह है। एक बड़ा संघर्ष भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक स्तर पर चल रहा है। भूपेंद्र सिंह बड़े 3 हफ्ते बाद भोपाल आए, मिंटो हॉल के कार्यक्रम में नहीं गए, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जो मंत्री बनने की कवायद है उसको लेकर लॉबिंग चल रही है, संघर्ष है, सिंधिया जी का भी दबाव है, टिकाऊ बिकाऊ में भी झगड़ा है, तो उनको रूप तो दिखाना पड़ेगा अपनी कुर्सी बचाने के लिए। शिवराज सिंह के एक्शन को लेकर प्रशासन में बेचैनी की स्थिति साफ देखी जा सकती है। दरअसल इस बार शिवराज सिंह चौहान सुशासन को भी सरकार की प्राथमिकता में रखकर चल रहे हैं। यही वजह है कि वे इस मामले में कोई भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी कारण मुख्यमंत्री के बदले हुए तेवरों का असर प्रदेश में दिखना शुरू हो गया है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। छत्तीसगढ़ प्रदेश निर्माण के बाद से धान खरीदी मुद्दे को लेकर केंद्र और राज्य के बीच आपसी मतभेद देखने को मिला है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद ये मतभेद आसमान पर है, जिसे लेकर हमेशा दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच जुबानी जंग और पत्राचार देखने को मिलता है। ताजा पत्राचार सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल को किया है। उन्होंने FCI से अरवा चावल उपार्जन का अनुरोध किया है। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू हुआ लेटर वॉर। सीएम भूपेश ने केंद्र को लिखा पत्र, विपक्ष ने पत्र पर कसा तंज। रायपुर से दिल्ली तक लगातार पत्राचार, केंद्र बनाम राज्य, लेटर वॉर लगातार। जी हां, प्रदेश में एक बार फिर खत पर सियासत शुरू हो गई है। इस बार मुद्दा धान उपार्जन की अनुमति का है। दरअसल राज्य सरकार किसानों को धान का दाम 2500 रुपए दे रही है। इस कारण इस वर्ष धान का बम्पर उत्पादन हुआ है। धान खरीदी केंद्रों में धान बेचने के लिए किसानों की कतार लगी हुई है। इस स्थिति में खरीदी केंद्रों से धान रखने की जगह नहीं बचेगी। दूसरा कारण ये भी है कि राज्य में बारदाने की कमी है। अगर जल्द ही कस्टम मिलिंग हो तो बारदाने खाली होंगे और फिर इसी बारदाने का उपयोग किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की कस्टम मिलिंग की क्षमता का उल्लेख करते हुए केंद्रीय पुल के अंतर्गत FCI में 26 लाख मीट्रिक टन उसना और 14 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल उपार्जन अनुमति देने का अनुरोध किया है। सीएम ने पत्र लिखा है कि FCI द्वारा साल 2016 और 17 और उससे पहले उसना के साथ अरवा चावल भी उपार्जित किया जाता रहा है, इसलिए ये प्रक्रिया फिर अपनाई जाए।
कस्टम मिलिंग की और सुगमता कैसे हो सके। तो चूंकि केंद्र सरकार से हमें सपोर्ट लेना है, तो हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार की जो नीति है उसको केंद्र सरकार हमेशा मदद करे। जहां बाधा होती है, जहां रुकावट होती है, हम लोगों की तकलीफ़ें बढ़ती हैं। राज्य के अपने संसाधनों से, अपनी निधि से हम लोगों को पैसा खर्चा करना पड़ता है। अब पूर्व से केंद्र सरकार इन सारी चीज़ों को अगर सूचना दे दे तो सरकार को समस्याओं से निपटने में आसानी होती है। वहीं राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्रियों को पत्र लिखे जाने को भाजपा ने राजनीति बताया है। भाजपा का कहना है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को हर मुद्दे पर पत्र लिखती है और पत्र लिखने की आदत हो गई है। राज्य सरकार अपना काम बेहतर ढंग से करे और केंद्र को सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा प्रवक्ता शिवरतन शर्मा का कहना है कि राज्य सरकार अपने कोटे का कस्टम मिलिंग शुरू करे, लेकिन अभी तक तो पिछले वर्ष की धान की मिलिंग ही नहीं हो पाई है। केंद्र की नीति राष्ट्रीय स्तर पर होती है, केंद्र अपने सिस्टम से काम कर रही है। मैं तो भूपेश बघेल जी कहता हूं कि आप कस्टम मिलिंग शुरू करो, पीडीएस में आपके कोटे का, प्रदेश सरकार कोटे का चावल आप इकट्ठा करो, और जब तक ये व्यवस्था चलेगी तब तक केंद्र अपनी व्यवस्था कर देगा और केंद्र की ओर से कस्टम मिलिंग के आदेश आ जाएंगे। पर आपकी अक्षमता तो यह है कि पिछले साल की धान खरीदी की मिलिंग अभी पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी लाखों टन धान बाकी है, जिसका नुकसान प्रदेश सरकार को उठाना पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकार के आपसी पत्राचार में राजनीति तो जरूर नजर आती है, जिसका फायदा किसानों को नहीं मिलता। इसलिए बेहतर होता कि केंद्र और राज्य आपसी सामंजस्य बनाते हुए किसानों के लिए काम करें। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। साथ की बड़ी बात में आज के लिए बस इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में खबरों का बुलेटिन। हमर बानी हमर गोट श्रवण के साथ।